नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से लेकर राजनीति में आने का जो क्रम था उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे ब्रिटिश कंपनी का। चलिए, इंडिया हैड अचीव्ड कंसिडर्ड सक्सेस इन बिल्डिंग ए थ्राइविंग इकोनॉमी विद फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड। यानी कि जब ब्रिटिश लोग भारत में आए बच्चों, तो भारत की जो धन संपदा थी यानी कि इकोनॉमी थी, वो एक बहुत मजबूत इकोनॉमी थी, बहुत जबरदस्त धन भारत में था। और यहाँ इकोनॉमिकली और कल्चरली हम लोग काफ़ी समृद्ध थे। भारत प्रोडक्ट्स सच एज स्पाइसेस, यहाँ पे आपको दुनिया भर के मसाले, सिल्क, कॉटन, इंडिगो डाई, टी, ओपियम वर यहाँ पे डिमांड इन यूरोप। भारत की इन सभी चीज़ों की जो डिमांड थी वो यूरोप में थी। इट अट्रैक्ट मैनी यूरोपियंस कंट्रीज टूवर्ड्स भारत इंक्लूडिंग द ब्रिटिश के साथ साथ अनेक यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और 17th सेंचुरी से के बीच में ये लोग यहाँ पर आए। 17th century onwards, trading companies from Portugal, Holland, England, France and Denmark began to set up their base in Bharat. They established, उन्होंने स्थापित किया their trading centers in different parts of the country, especially in coastal areas. Especially coastal areas में उन्होंने इस चीज को लागू करना शुरू किया, तटीय क्षेत्र पर अपने व्यापार स्थापित कर लिए। These centers were called factories, not because anything was manufactured there. हालांकि यहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता था, लेकिन जिन्हें आप जनरल भाषा में कह सकते हैं कि फैक्ट्री उन्होंने अपनी बनानी शुरू की। बट बिकॉज द ऑफिशियल ऑफ द कंपनीज वर कॉल्ड फैक्टर्स, दीज फैक्ट्रीज वर कंसिडर्ड एज ऑफिसेज एंड गोडाउन्स, और यहीं पर ऑफिसेज और गोडाउन्स देखने के लिए मिलते हैं। ओवर टाइम सम फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड। चलिए आगे देखते हैं ट्रेड रिवलरी, किस तरीके से ट्रेड रिवलरी भारत में हुई। The presence of numerous trading companies vying on goods such as spices, cotton, silk and indigo and so on led to intense rivalry among them. यूरोप से बहुत सी व्यापारिक कंपनियां, जैसे हम बात करें पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डचेस, डेनमार्क, ये सभी भारत में आए और इनके बीच में सारे माल ले जाने के लिए ये झगड़ा होना शुरू हुआ। All of them wanted to buy these goods to low prices भारत and sell them at very high prices in Europe. यानी कि वो कम मूल्य में भारत से माल खरीदना चाहते थे और अधिक मूल्य में उसको यूरोप पर बेचना चाहते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम Portuguese, the Dutch and the Danes were outstudied from the Indian trade. The English and the French became the key players dominating trade between India and Europe. यानी कि भारत में इंडिया और यूरोप के बिटवीन इंडिया एंड यूरोप जो उस समय की ब्रिटिश कंपनियां थी उनके आपसी झगड़े यहाँ पर शुरू हुए। और सबसे पहले हम झगड़ा देखते हैं किसका, जो एक मेन लड़ाई थी वो थी एंग्लो फ्रेंच रिवलरी, यानी कि जिसे हम जानते हैं फ्रांसीसी और ब्रिटिश की आपसी लड़ाई। द प्रेजेंस ऑफ टू ट्रेडिशनल रिवाइल्स एंड ए क्लैश ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में झगड़ा होना शुरू हुआ। These wars are commonly known as the कर्नाटिक वार, इन्हें हम कर्नाटक के नाम वॉर के नाम से जानते हैं। फ्रेंच एंड इंग्लैंड वर eager to establish their supremacy in India, दोनों भूखे थे कि भारत में कौन अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करे। बहुत से युद्ध इस बीच में हुए एंड जो प्रेजेंट में तमिलनाडु स्टेट में भी पड़ते हैं। देखते हैं द इंग्लिश एंड फ्रेंच clashed thrice in the Karnataka. The wars lasted for nearly 20 years from 1744 to 1763। 1744 से लेकर 1763 तक का ये पीरियड एक काफ़ी खतरनाक या काफ़ी झगड़े वाला पीरियड रहा और अंत में ब्रिटिश पावर यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाई। चलिए, फर्स्ट कर्नाटिक वार जिसे हम जानते हैं पहला इंग्लिश और फ्रांसीसी वॉर के नाम से 1746 to 1748 was largely an extension of Anglo-French rivalry in Europe and
अमेरिका। जो यूरोप में और अमेरिका में कुछ झगड़ा इसका चल रहा था, इस कारण भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। इसका जो मुख्य कारण था वो ये था, जो ऑस्ट्रिया एक कंट्री पड़ती है, उसमें सक्सेशन के लिए उत्तराधिकार का एक मुद्दा था 1740 में। फ्रांस एंड ब्रिटेन वांटेड टू प्लेस देयर कैंडिडेट ऑन द ऑस्ट्रेलियन थ्रोन, यानी कि ऑस्ट्रिया में ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों अपने अपने कैंडिडेट को जिता रहे थे, इसलिए ये झगड़ा यहाँ पर मुख्य हुआ। मोरएवर इन द वेक ऑफ डिसलाइंग मुगल अथॉरिटी इन इंडिया, बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर द इंडियन ट्रेड। भारत में मुगल जो साम्राज्य था, मुगल जो राजा थे, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे और इसलिए दोनों ही कम्युनिटीज चाहती थी कि वो क्या करें, वो अपने अपने साम्राज्य को स्टेब्लिश करें। इन द कोर्स ऑफ ब्रिटिश कर्नाटिक वार, इस कर्नाटिक वार में फ्रेंच बिसाइड्स मद्रास बोथ बाय सी एंड लैंड, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई में पड़ता है, इस पर और सी यानी कि समुद्र पर अपना कब्जा बेसिकली किया हुआ था। ए लार्ज ब्रिटिश आर्मी वॉज सेंट फ्रॉम इंग्लैंड अंडर रियर एडमिरल बोक्सवैन इन जून 1748 टू एवेंज द कैप्चर ऑफ मद्रास। एक आर्मी भेजी गई मद्रास से ताकि वो इस एरिया पर अपना कब्जा कर सके। बट बाय अक्टूबर द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेशियन सक्सेशन, क्या हो जाएगा, खत्म हो गया ऑस्ट्रिया में सक्सेशन का युद्ध, जिसके कारण ये युद्ध भी खत्म लगभग हो गया और एक संधि हुई, एक्सला चैपल की संधि, जो यूरोप में हुई, द वॉर इन भारत एंड, और जिसके कारण ये वाला जो युद्ध था बच्चों एक टाइम के लिए रुक गया। लेकिन ये ब्रिटिश वॉर की जो थी और फ्रांसीसी वॉर की शुरुआत थी, ना कि अंत था। आगे बढ़ते हैं। द सेकंड कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार आपका 1749 टू 1754 तक हुआ। द सेकंड कर्नाटक वार ब्रोक आउट ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस बिटवीन द टू पावर्स हु सपोर्टेड राइवल क्लाइमेट्स टू द डिस्प्यूट थ्रोन्स ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटका, यानी कि भारत में हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के जो नवाब थे वो एक दूसरे के साथ, कुछ फ्रांसीसियों का साथ दे रहे थे और एक ब्रिटिश का साथ दे रहा था, इसलिए ये लड़ाई का मेन कारण बना। द फ्रेंच साइडेड विद मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब वाइल द इंग्लिश सपोर्टेड द क्लेम्स ऑफ नासिर जंग एंड अनवर उद्दीन, यानी कि ये इनकी आपसी लड़ाई आप कह सकते हैं। द कंबाइंड फोर्स ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहब एंड द फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवर उद्दीन एट द बैटल ऑफ अंबूर नियर वेल्लोर इन 1749। अंबूर के युद्ध में या वेल्लोर के पास जो था, वहां मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांस की सेना ने अनवरुद्दीन को क्या कर दिया, मार दिया। द कर्नाटिक केम अंडर द कंट्रोल ऑफ चंदा साहिब, जो कर्नाटक क्षेत्र था वो चंदा साहिब के अंडर में आ गया। हु रिवार्डेड द फ्रेंच विद द ग्रांट ऑफ 80 विलेजेस अराउंड पौंडीचेरी या पुडुचेरी, 80 गांव उसने क्या किए, फ्रांसीसियों को गोद दिए। फ्रेंच वर आल्सो सक्सेसफुल इन हैदराबाद, फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सक्सेसफुल हुए। नासिर जंग वॉज किल्ड एंड मुजफ्फर जंग बिकम द वाइकेरी ऑफ निजाम ऑफ द डेक्कन, जो नासिर जंग था वो मार दिया गया और उसकी जगह मुजफ्फर जंग को क्या कर दिया गया, हैदराबाद का निजाम बना दिया गया। व्हेन मुजफ्फर जंग was accidentally killed in 1751, जब एक्सीडेंटली मारा गया मुजफ्फर जंग 1751 में, द फ्रेंच प्लेस्ड सलमत जंग ऑन द थ्रोन हु इन रिटर्न गेव द एरिया नोन एज द नॉर्दर्न सरकार्स ऑफ द फ्रांच, यानी कि फ्रांस को उसने एक एरिया दिया जिसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। द फ्रेंच पावर इन साउथ भारत वाज नाउ एट इट्स हाइट, जो फ्रेंच पावर थी इस टाइम भारत में क्या होने लगी बच्चों, वो अपने पीक पर होने लगी। आगे बढ़ते हैं। दिस कंपेल्ड द फ्रेंच टू रेज ए साइज ऑफ त्रिचिनपल्ली एंड लेड टू देयर डिफीट। चंदा साहिब वाज सन कैप्चर्ड एंड किल, धीरे धीरे इनकी आपसी लड़ाई हुई और चंदा साहब भी मारे गए। द फ्रेंच फॉर्च्यून्स वर एट द लोवेस्ट एंड फ्रेंच गवर्नमेंट इनिशिएटेड पीस नेगोशिएशंस बाय द ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, और फाइनली पांडिचेरी की संधि होती है। द होस्टाइल्स एंडेड ए वाइल, और ये युद्ध लगभग इसी संधि के माध्यम से खत्म होता है। द इंग्लिश एंड द
French decided not to carry foreign native princes and took possession of the territories which were actually occupied by them before the war। और इस युद्ध में क्या होता है बच्चों, जो ब्रिटिश थे वो अपने जीते हुए क्षेत्र फ्रांसीसियों को लौटा देते हैं और फ्रांसीसी ब्रिटिश को उनका एरिया लौटा देते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, द थर्ड कर्नाटक वार 1758 टू 1763, जो 7 साल तक आपका चला। इन द बिगिनिंग ऑफ द वार ब्रिटिश एक्वायर्ड बंगाल, शुरू में ब्रिटिश ने बंगाल एरिया को जीत लिया। एंड द स्केल्स डिसेक्सली इन फेवर ऑफ ब्रिटिश, और ज़्यादातर जो शर्तें थी वो ब्रिटिश के पक्ष में थी। द फाइनल ब्लो वाज डील्ट इन द 1760 व्हेन द ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी इन द बैटल ऑफ वांडीवास एंड टुक बजी एज प्रिजनर। और फाइनली इस युद्ध में जो आपका आप कह सकते हैं ब्रिटिश जनरल को हरा दिया गया और फाइनली ब्रिटिश का पलड़ा इस उसमें भारी रहा। आगे देखते हैं, कोजेस द फेलियर ऑफ द फ्रेंच, क्या क्या कारण थे फ्रांसीसियों के फेल होने के। द फ्रेंच हैड नो सुटेबल मिलिट्री बेस इन इंडिया, भारत में फ्रांसीसियों के पास कोई भी सुटेबल आप कह सकते हो कि मिलिट्री बेस नहीं थे। द इंग्लिश वर फाइनेंशियली बेटर ऑफ, जो अंग्रेज थे वो फाइनेंशियली दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर थे। इसके अलावा द नेवल सुपीरियरिटी ऑफ द इंग्लिश वॉज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस contest for supremacy. The English company got full support from their government while the French company did not get support from home country. ब्रिटिश को वहाँ की सरकार का पूरा समर्थन मिला हुआ था, जबकि फ्रेंच आर्मी को किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिला हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम, पहले तो आपसी कलह फ्रांसीसी और ब्रिटिश की खत्म हुई। अब हम देखें द ब्रिटिश इन बंगाल। ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के समय में द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेंट रिक्वेस्ट टू द मुगल एम्परर फॉर ट्रेड कंसेशंस एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग एज ए ट्रेडिंग कंपनी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिकम वीक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल थे वो उनके जो संतानें थी वो कमजोर हो गए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी began to intensity their operations in Bengal, the richest of the Indian provinces, यानी कि भारतीय प्रांतों में जो सबसे समृद्ध क्षेत्र था वो बंगाल था। इन 1770 में they succeed in obtaining the right to import and export goods without paying customs duty, और वहाँ पर उन्हें टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति भी मिल गई। However, some officials of the company were also engaged in private trade, और कुछ व्यापारी जो अंग्रेज थे वो प्राइवेट ट्रेड में भी आने लगे। The concessions granted was only for the company. These officials also stopped paying duty on their private trade, और जो ये ऑफिशियल्स थे ये अपना प्राइवेट ट्रेड भी करने लगे, रिजल्टिंग इन एन एनरोमस लॉस ऑफ रेवेन्यू टू बंगाल, और इस प्रकार बंगाल का जो रेवेन्यू था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द कंपनी इंटेंसिफाइड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century. बंगाल एट दिस टाइम वॉज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खान, यानी कि बंगाल इस समय जो मुस्लिम नवाब थे मुर्शिद कुली खान और आपका सुजाउद्दौला और इनके अलीवर्दी खान, इस टाइप के नवाबों के द्वारा क्या किया जा रहा था बच्चों, यहाँ पर शासन किया जा रहा था। द ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड शैल पे कस्टम्स ड्यूटी, और द privilege of not paying the duty will be withdrawn altogether. The company shall not extend its fortifications. The company, however, had by this time become very strong. कंपनी इस टाइम तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। He asked the company to remove all its fortifications in कोलकाता, जो कोलकाता में है उसने कंपनी पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू किया, और फाइनली कंपनी को ये बात बुरी लगी और कंपनी ने एक युद्ध किया जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। 1757 द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीटे प्लासी प्लासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 में ये वॉर हुआ। द ब्रिटिश फोर्सेस पर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था नवाब का, वो क्या हुआ बच्चों, वो कंपनी के साथ मिल गया और उसने क्या किया बच्चों, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। द लार्ज सेक्शन ऑफ द नवाब्स आर्मी लॉयल टू मीर जाफर डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। जगत सेठ द रिचेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल, जो रिचेस्ट बैंकर थे बंगाल के, आल्सो रिफ्यूज टू हेल्प द नवाब, उसने भी नवाब की मदद करने के लिए मना कर दिया। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, और सिराजुद्दौला हारा गया, जेल में बंद किया गया और अंततः मारा गया। और फाइनली मीर जाफर को बंगाल का जो नवाब था वो नियुक्त कर दिया गया, किसके द्वारा बच्चों, आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल आफ्टर प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की क्या स्थिति थी। आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट भारत कंपनी, जो आपका पूर्वी भारत क्षेत्र था बच्चों, कौन सा, ये वाला, कंपनी प्लेस्ड मीर जाफर ए पोपेट रूलर, एक ताकतवर राजा के रूप में डिक्लेयर किया गया। दे कंस्टेंटली डिमांडेड मनी फ्रॉम हिम, और उन्होंने उनसे लगातार धन लेना शुरू किया। द कंपनीज ऑफिशियल्स यूज्ड हिम एज ए गोल्डन सैक इनटू विच दे कुड डिप देयर हैंड्स एट प्लेजर। व्हेन ही कुड पे नो मोर ही वाज replaced by Mir Qasim. The new Nawab rewarded the company by grantings in the right to collect revenue of the district of Burdwan, Mindapur and चित्तौंग। और इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ से अपना रिवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बैटल हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ बक्सर में तीन राजा, जो कि एक तो बंगाल का नवाब था, एक बच्चों अवध के नवाब थे और एक दिल्ली के सुल्तान थे, ये और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी जिसने क्या किया, वो लड़ा और फाइनली ये त्रिगुट जो था वो हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जीत गई। इसे हम स्टडी करते हैं। आफ्टर लूजिंग ए सीरीज ऑफ बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, मीर कासिम फील्ड टू अवध, यानी कि जो मीर कासिम आपका मीर जाफर का जमाई था वो, और ब्रिटेन का मतलब इन्होंने बंगाल का नवाब इसको नियुक्त किया हुआ था, अवध के नवाब के पास पहुंचा और उसने एक अलायंस सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के सम्राट थे उनके साथ एक गठबंधन किया। और फाइनली 22 अक्टूबर 1764 का युद्ध हुआ। द इंडियन आर्मी वॉज डिफीटेड, जिसमें भारत की आर्मी हार गई। ए ट्रेटी वॉज साइंड एंड शाह आलम द्वितीय ग्रांटेड द कंपनी द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। और जो टैक्स कलेक्ट करने की पावर थी वो शाह आलम ने सभी किसको दे दी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, वो अंग्रेजों को मिल गई। सुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए डैमेज के रूप में देने पड़े और मीर कासिम डिपोज्ड एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब। मीर कासिम को बंगाल से भगा दिया गया और फाइनली क्या किया गया बच्चों, वो आपका मीर जाफर को पुनः राजा बना दिया गया। आफ्टर देखते हैं बंगाल आफ्टर बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की क्या कंडीशन थी इसे हम देखते हैं। आफ्टर विक्ट्रीज एज प्लेसी एंड बक्सर, बक्सर और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द रियल रूलर ऑफ बंगाल, जो कंपनी थी वो वास्तविक रूलर बन गई। द मिलिट्री केम अंडर इट्स कंट्रोल, जो मिलिट्री थी वो इनके नियंत्रण में आ गई। आगे देखते हैं, रेवेन्यू बिगन टू बी कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज गिवन टू नवाब टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नवाब को एक छोटी मोटी रकम दे दी जाती थी कि आप हमारा शासन व्यवस्था को देखते रहें। चलिए, ब्रिटिश हैड ऑल पावर एंड इनकम बट नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रिटिश के पास बहुत पैसा और ताकत आ गई लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं आई। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा नवाब के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी लेकिन उसकी कोई भी इनकम और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। दिस यूनिक अरेंजमेंट इज जनरली नोन एज ड्यूअल और डबल गवर्नमेंट, इसी को हम डबल शासन के नाम से जानते हैं। द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल एंडेड इन 1772 और फाइनली वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में आकर के इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने अपने आप को ग्रोथ करना शुरू किया और कैसे कैसे भारत को अकेले उन्होंने जीता। यहाँ देखते हैं द पीरियड बिटवीन 1756 टू 1761, 1756 से लेकर 1761 का जो पीरियड था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाया। इंडिया वॉज देन ए मास ऑफ कन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स विदाउट एनी सेंट्रल पावर, और भारत में कोई भी सेंट्रल पावर नहीं बची हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैड स्टार्टेड द मराठा माइट एंड यूनिटी एंड हैड thus paved the way for the rise of English। यानी कि 1761 में जो वॉर हुआ, पानीपत का तीसरा वॉर बच्चों, उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि अब भारत में कोई भी पावरफुल राजा नहीं है। चलिए देखते हैं वार्स विद मैसूर। यहाँ आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है आपके सामने। हैदर अली 1767 to 1782 and Tipu Sultan 1782 to 1799 were powerful rulers of Mysore। मैसूर के शक्तिशाली राजा थे। They opposed the Britishes। उन्होंने ब्रिटिश को अपोज करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। मैसूर कंट्रोल ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्पाइस ट्रेड, यानी कि कर्नाटका वाला जो एरिया था बच्चों, मैसूर वाला वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसने विरोध करना शुरू किया कि अब हम आपको मसाले नहीं देंगे। टीपू इन पर्टिकुलर डिड नॉट वांट द ब्रिटिशर्स टू ट्रेड इन हिज रीजन। ब्रिटिशर्स को टीपू ने अलाउ नहीं किया। इसके अलावा फ्रांसीसियों को वो हमेशा लाइक करता था। बिटवीन 1766 एंड 1799 इस पीरियड में क्या हुआ बच्चों, द कोर्स ऑफ द फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, 4 युद्ध हुए किस किस के बीच में, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान या मैसूर के राजाओं के बीच में। और फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टीपू सुल्तान को हरा दिया। और 4 मई 1799 को क्या हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और टीपू सुल्तान के बाद क्या हुआ बच्चों, ब्रिटिशर्स ने आपका मैसूर क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं वार्स विद द मराठास। मराठाओं के साथ क्या स्थिति थी। द मराठास हैड बिकम वीक आफ्टर देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। जो पेशवा थे वो, उनकी जो मराठा कन्फेडरेटरी थी वो खत्म हो गई। द ब्रिटिशर्स एंड द मराठास फॉट 3 वॉर्स, 3 युद्ध इन लोगों ने लड़े। द थर्ड एंग्लो मराठा वार डिस्ट्रॉयड द मराठा पावर कंप्लीटली। और तीसरे मराठा युद्ध में मराठाओं की सारी पावर्स को छीन ली गई और पेशवा केवल नाम मात्र का पेशवा रह गया। और अदर मराठा चीफ्स वर आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर टेरिटरीज एंड वर नो लॉन्गर अलाउड टू कीप एन आर्मी। और उनके पास कोई भी बड़ी शक्ति नहीं बची। आगे देखते हैं एक्सपेंशन अंडर द लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली बहुत काबिल व्यक्ति था इस टाइम पीरियड का। 1798 टू 1805। इन 1798 लॉर्ड वेलेजली बिकम द गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना। और उसके टाइम पीरियड में क्या क्या सब्सिडरी अलायंस हुए, इन्हें हम देखते हैं एक लाइन में। ही वुड नॉट कीप एनी आर्मी ऑफ हिज ओन। अपनी खुद की कोई भी आर्मी इसने नहीं रखी, हमेशा एक सब्सिडरी फोर्स वो रखता था, यानी कि किराए की दूसरे राज्यों को ही वो क्या देता था बच्चों, कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बदले में आप हमें क्या दें, हमारी आर्मी को रिवेन्यू दें या हमारी आर्मी को मेंटेनेंस रखें। He would to take permission from the Britishers before entering into an alliance with another ruler of declaring war against another kingdom। यानी कि उसको ये अनुमति मिली थी, अगर हमें किसी दूसरे राजा से लड़ना है तो हम एक दूसरे राजा के साथ गठबंधन कर सकते थे। A British officer called the resident would be seated at the ruler's court. Also, no official of any other European power would be allowed in the court। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ब्रिटिश एक्सपेंशन, किस प्रकार ब्रिटिश का एक्सपेंशन हुआ 1805 से 1848 तक। द पीरियड फ्रॉम 1805 टू 1848 सो ए रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि भारत में और साउथ ईस्ट एशिया में काफी समय तक इनका
तरक्की इन लोगों ने करनी शुरू की। द ब्रिटिश कंक्यूर्ड जावा एंड सुमात्रा फ्रॉम द डच। जो जावा और सुमात्रा द्वीप थे वो डचों के अंडर में थे, वो भी इन्होंने कंक्यूर्ड कर लिए, छीन लिए। दे आल्सो ऑक्यूपाइड सिंगापुर एंड सैरावाक इन माल्या पेनिसुला, यानी कि सिंगापुर, माल्या, इन सभी क्षेत्रों पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। These conquests established their naval supremacy in the region and helped them control the South East Asian trade। और साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड के साथ साथ नेपाल और बर्मा को भी इन्होंने हरा करके अपने क्षेत्र में ले लिया। आगे देखते हैं पंजाब। पंजाब के राजा पर किस तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया। Amongst the few Indian kingdoms the रिमेंड इंडिपेंडेंट वॉज पंजाब। पंजाब के राजा जो महाराज रणजीत सिंह थे उस समय के बच्चों सबसे ताकतवर राजा थे। ही वॉज वन फ्रेंडली टर्म्स विद द ब्रिटिश। ही हैड बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। अपने पास काफी बड़ी आर्मी थी इनके पास थी, बट जब तक वो राजा रहे ब्रिटिश ने कोई भी इंटरफेयर इनकी राजधानी में नहीं किया। लेकिन इनकी डेथ के बाद इन्हीं के जो ग्रैंड सन थे, इनके पोते जो थे, दलीप सिंह को हरा करके 1853 में इन्होंने पंजाब को फाइनली 1840 में क्या कर दिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंशन। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक का टाइम पीरियड जो डलहौजी था एक कंसेप्ट लेकर के आया, हड़प की नीति, दूसरे छोटे छोटे राज्यों को हड़पने की नीति। Lord Dalhousie took over as the Governor General in 1848. He began the final stage of annexations. He devised a policy called the Doctrine of Lapse, यानी कि जिसी को हम हड़प की नीति बोलते हैं। According to it, when the ruler of a kingdom under British protection subsidiary state died without a natural, his territory would not automatically pass to an adopted heir, but would lapse। यानी कि जिसके पास कोई उत्तराधिकार ना हो, संतान ना हो, तो उसको ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया जाता था। दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन अनलेस द अडॉप्शन हैड बीन अर्लियर अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश। डलहौजी एनेक्स्ड सतारा, नागपुर, झांसी, बहुत से क्षेत्र इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के माध्यम से मिला लिए। लास्ट हम देखते हैं अवध। अनदर pretext used by Dalhousie to annex territories in Bharat was misgovernment। नवाब वाजिद अली शाह जो कि लास्ट शासक थे, उन पर यह आरोप लगाकर कि आप शासन अच्छे तरीके से नहीं चला रहे हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में इसको मिला लिया। अवध was annexed in 1856। अवध के क्षेत्र को मिला लिया। This created a lot of unrest among the Indian soldiers and British army. Most of them came from Awadh and the surrounding countryside. They revolted against it British। यानी कि जो काफी जो सेना थी वो अवध के क्षेत्र से बिलोंग करती थी, इसलिए फाइनली उन लोगों ने एक रिवोल्ट किया, क्रांति की। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यही रोक करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।